आईएनएक्स मीडिया केस में कांग्रेस लीडर और साबिक मरकजी वजीर पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। चिदंबरम ने दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज किया था, जिसमें जमानत अर्जी को खारिज किया गया था। कोर्ट ने चिदंबरम को 2 लाख के बॉन्ड और उतने ही रकम के 2 हलफनामे पर जमानत दी है। कोर्ट ने साथ ही ये कहा है कि जमानत मिलने के बाद चिदंबरम बिना कोर्ट की इजाजत के बैरून मुल्क नहीं जा सकेंगे। अदालत ने चिदंबरम को यह भी हिदायत दी है कि वो केस से जुड़े किसी गवाह के राब्ते में न रहें। पी चिदंबरम के फर्जंद कार्ति से न्यूज 18 ने खास बातचीत की। I'm very happy that he's going to be coming home today, even though it's 106 days too late. But I'm very happy that he'll be coming home today. And I've said this ad nauseum that I am a member of parliament. My father's a member of parliament. I've contested 2 elections. So my assets and liabilities are in the public domain. So how can I deny something which has not even been put to me? सभी पक्षों को मद्देनजर रखते हुए विशेष रूप से ट्रिपल टेस्ट को, विशेष रूप से ग्रेविटी यानी गंभीरता ऑफेंस की, विशेष रूप से आर्थिक ऑफेंस होने की बात, इन सब मुद्दों को एक व्यापक रूप से देखते हुए संतुलित रूप से समझकर फिर उच्चतम न्यायालय ने ये बेल जारी की है। हम समझते हैं कि मानव अधिकार के लिए ये एक बहुत बड़ा स्तंभ है। इसमें 2-3 मुख्य बिंदु ये हैं कि ट्रिपल टेस्ट यानी भगौड़ा नहीं होना, हस्तक्षेप नहीं करना एविडेंस में, दस्तावेज में, जितने भी साक्ष्य हैं उनमें सहयोग देना, जब बुलाएं तब प्रश्नोत्तर में भागीदारी करना, इन सब में तो अभियुक्त को पूरी तरह से निर्दोष पाया गया था पहले भी और इस बार भी। जहाँ तक ग्रेविटी का सवाल है, सब कुछ मद्देनज़र रखा गया है। साथ साथ ये भी मद्देनज़र रखा गया है कि 7 वर्ष की मैक्सिमम इसमें दंड हो सकता है। तो ग्रेविटी को देखते हुए, गंभीरता को देखते हुए उसका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। और उसके बाद ये दिया गया है, मैं समझता हूँ कि न्याय हुआ है, अच्छे से न्याय हुआ है, संतुलित न्याय हुआ है और हम इसका स्वागत करते हैं। कांग्रेस की राज्यसभा सांसद कुमारी शैलजा हमारे साथ है बात करने के लिए। शैलजा जी, पी चिदंबरम को जमानत मिल गई है। ये बहुत ही खुशी की बात है कि इतने दिन, आप समझ लीजिए तकरीबन 100 दिन के बाद आज उन्हें ये राहत मिली है। न जाने क्यों इस तरह से होता रहा, इतना लंबा रहा जो कि होना नहीं चाहिए था। लेकिन हमें बहुत खुशी है कि शीर्ष अदालत ने अब इस बात को समझकर अपने विवेक से फैसला लिया है। इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन सरकार का जो रुख रहा है, सरकार का जो रवैया है, इसमें वो आपने देखा कि केवल राजनीति। ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद के बढ़ते वाक़यात पर दिल्ली ख़वातीन कमीशन की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल की भूख हड़ताल का आज दूसरा दिन है। फिलहाल वो राजघाट पर भूख हड़ताल पर बैठी हैं। मंगल के रोज दिल्ली पुलिस ने उन्हें जंतर मंतर से हट जाने को कहा था। स्वाति मालीवाल का कहना है कि मुतालबात पूरे होने तक उनकी भूख हड़ताल जारी रहेगी। 1, 2, 3, 4 नहीं सहेंगे अत्याचार, कुछ इसी तरीके की आवाजें आपको सुनाई पड़ रही होंगी। स्वाति मालीवाल के आमरण अनशन का आज दूसरा दिन है और आज समता स्थल पर स्वाति अपना आमरण अनशन कर रही है और उनके अनशन में सहयोग देने के लिए तमाम जो लड़कियां हैं, तमाम जो महिलाएं हैं, वो यहाँ पर जुड़ी हुई है। प्ले कार्ड्स भी हाथ में है कि बेटी बचेगी तभी तो बढ़ेगी। कहाँ से आए आप? हम नन्नगरी से। क्या यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं आप? यहाँ पे हम ये कहना चाहते हैं जो मुजरिम है उन्हें फांसी की सजा क्यों नहीं देते। हम और जुर्म बढ़ रहा है और लड़कियों को मतलब रेप हो रहा है और लड़कियों के साथ। अच्छा आप बताइए आंटी, आपकी बेटी है? मेरी बेटी है, मेरी बेटी बाहर गई हुई है पढ़ने के लिए, लेकिन जो हमारी बेटी है यहाँ पे सेफ नहीं है, बिल्कुल किसी प्रकार की कोई सेफ्टी नहीं है। हम पिछले साल भी यहाँ पे 2018 में फिर आए हैं, इसलिए तो जो भी इस तरह का गलत काम करे उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। फास्ट ट्रैक कानून बनना चाहिए, जल्दी जल्दी कानून बन गया है, लेकिन वो बस्ते में बंद करके रख दिया है, उसमें कोई कार्रवाई कुछ नहीं हो रहा। जो भी कोई ऐसे कानून गलत काम करके बैठे उनको छोड़ दिया जा रहा है, लेकिन आज तक किसी को फांसी नहीं। 2-4 को फांसी लग जाएगी तो सभी को आंखें हो जाएगी, सभी को वो हो जाएगा, डर हो जाएगा। आपको लगता है कि अगर इस तरीके की चीजें होंगी तो वो कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल सेट करेगी? बिल्कुल, अगर 2-4 को फांसी सबके मन में डर हो जाएगा। सबके मन में डर होगा अगर कड़ा कानून
ठीक से पालन होगा। कुछ और भी महिलाएं, उनसे भी बात करेंगे। ये बताइए कि आप भी यहाँ पर आई हैं स्वाति को सहयोग करने के लिए, क्या कहना चाहते हैं? बेटियों के लिए, सभी बहनों के लिए जो कानून लागू है वो लागू सख्ताई से पेश होए। यहाँ कई सारी लड़कियां हैं, कई सारी महिलाएं हैं और सभी की चिंता ये है कि आखिर वो सुरक्षित क्यों नहीं है। जब घर से बाहर निकलती है तो माँ को चिंता होती है कि बेटी घर के बाहर सुरक्षित है या नहीं, और जब बेटी घर से बाहर निकलती है तो उसे चिंता होती है कि घर में बैठी माँ सुरक्षित है या नहीं। कैमरा पर्सन अंकित जैन के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि दिल्ली में हॉटस्पॉट लगाने का काम शुरू हो गया है। 16 दिसंबर को 100 हॉटस्पॉट की शुरुआत हो जाएगी। केजरीवाल ने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। आज इंटरनेट का ऐसा ज़माना है कि डेटा और इंफॉर्मेशन इतनी अवेलेबल है कि हर क्षेत्र में इससे फ़ायदा होगा। तो 11,000 हॉटस्पॉट्स लगाए जा रहे हैं। 4,000 हॉटस्पॉट्स लगाए जाएंगे बस स्टैंड्स के ऊपर। 7,000 हॉटस्पॉट्स लगाए जाएंगे बाकी दिल्ली में, मार्केट्स में, RWAs में। जो 7,000 हॉटस्पॉट्स हैं वो 100 हॉटस्पॉट्स इन एवरी असेंबली के बेसिस पे लगाए जाएंगे। इसका वर्क ऑर्डर हो चुका है और पहले 100 हॉटस्पॉट्स लगने तक शुरू हो गए हैं। पहले 100 हॉटस्पॉट्स का उद्घाटन 16 दिसंबर को कर दिया जाएगा। वो भी लगने चालू हो गए और 16 दिसंबर को पहले 100 हॉटस्पॉट्स लग के तैयार हो जाएंगे। इसका खर्चा 100 करोड़ रुपए के करीब है। 100 करोड़ से थोड़ा सा कम है, शायद 98 या 99 करोड़ है। और ये इसका मॉडल जो है वो रेंट मॉडल है। सरकार कंपनी को पर हॉटस्पॉट पर मंथ के हिसाब से चार्जेस देगी। 16 दिसंबर को 100 लग जाएंगे और उसके बाद हर हफ्ते 500 ऐड होते जाएंगे। तो 16 को 100 लगेंगे, 23 तारीख को फिर 600 हो जाएंगे, 30 तारीख को 1100 हो जाएंगे। इस तरह से करके 6 महीने के अंदर 11,000 हॉटस्पॉट्स पूरे हो जाएंगे। इन हॉटस्पॉट्स के लगने के बाद दिल्ली में विदिन 500 मीटर्स, विदिन हाफ अ किलोमीटर आपको एक वाईफाई कनेक्शन मिल जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। इंटरनेट खिदमात जल्द बहाल किए जाने का इम्कान है। ज़राए के हवाले से ये खबर आ रही है कि वादी कश्मीर में इंटरनेट खिदमात जो है वो जल्द बहाल किए जा सकते हैं। दफ़ा 370 हटाए जाने के बाद से इंटरनेट पर पाबंदी लग गई थी और अब जो ज़राए के हवाले से खबर आ रही है कि वादी कश्मीर में इंटरनेट खिदमात को जल्द बहाल किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर एडिटर मनोज कौल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, जिस तरह से बताया जा रहा है कि इंटरनेट को जल्द ही जम्मू कश्मीर में बहाल किया जा सकता है, क्या ये पता चल पाया है कि कब तक जो है ये सर्विसेज बहाल हो जाएंगी? देखिए मुनीजा, अभी इसके बारे में कोई पूरी जानकारी नहीं है कि कब तक सर्विसेज बहाल की जाएंगी, लेकिन सोर्सेज से हमें पता चला है कि कश्मीर वैली में इंटरनेट सर्विसेज जो हैं वो दोबारा बहाल की जाएंगी। जैसा कि आपने बताया कि दफा 370 और 35A के हटाए जाने के बाद जहाँ मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज और ब्रॉडबैंड सर्विसेज तमाम बंद की गई थी और वो लगातार जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे ये कहा जा रहा था कि कब ये चालू होंगे, तो उनका ये कहना था कि इसमें टाइम लग सकता है। जैसे जैसे हालात बेहतर हो जाएंगे कश्मीर वादी में खास तौर पर, उसके बाद ये सर्विसेज बहाल की जाएंगी। आज भी गवर्नर GC मुर्मू से ये सवाल पूछा गया था तो उन्होंने ये कहा कि जो ये इंटरनेट सर्विसेज हैं वो भी धीरे धीरे बहाल की जाएंगी। जो सियासी कैदी हैं उनको भी छोड़ दिया जाएगा फेजेस में। तो हमें जो ज़राए के हवाले से खबर मिल रही है मुनंदा कि अभी अगर हम प्रेजेंट स्टेटस की बात करेंगे तो जो जम्मू डिवीजन है, जम्मू डिवीजन में ब्रॉडबैंड सर्विसेज चल रही हैं, जबकि कश्मीर वादी में भी ब्रॉडबैंड सर्विसेज भी नहीं चल रही हैं, वो भी बंद हैं। तो ज़राए का ये कहना है कि कश्मीर वादी में अनकरीब ही एक बार फिर ये समीक्षा की जाएगी, उनके पता लगाया जाएगा कि हालात किस तरह के हैं, क्योंकि हालात धीरे धीरे अब मामूल पर आने लगे हैं। और ज़राए हमें ये कह रहे हैं कि पहले कश्मीर वैली के अंदर ब्रॉडबैंड सर्विसेज
बहाल की जाएंगी और उसके बाद ही ये फैसला लिया जाएगा कि जो मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज हैं वो कब बहाल की जाएंगी। हालांकि उसमें तो अभी टाइम लग सकता है मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज में, लेकिन एक बहुत बड़ी राहत होगी आम लोगों के लिए अगर ब्रॉडबैंड सर्विसेज भी बहाल हो जाती है, क्योंकि हमने देखा जाए स्टूडेंट्स कम्युनिटी हो या फिर जो बिजनेस कम्युनिटी है उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जैसा कि मैंने बताया कि जरा ये कह रहे हैं कि पहले ब्रॉडबैंड सर्विसेज शुरू की जाएंगी, तो अब ये इंतजार करना होगा कि कितनी जल्द ये सर्विसेज बहाल हो। तो क्या प्रीपेड मोबाइल सर्विसेज भी शुरू हो जाएंगी? देखें, फिलहाल प्रीपेड मोबाइल सर्विस के बारे में कोई जानकारी फराहम नहीं की जा रही है। हमने कोशिश की थी ये जानने के लिए कि कश्मीर वैली के अंदर जिस तरह से अब अगर हम देखेंगे तो जो पोस्टपेड सब्सक्राइबर्स है मुझे तो वो बहुत कम है, जबकि प्रीपेड सब्सक्राइबर्स ज्यादा है। उस वजह से भी काफी दिक्कत है। हालांकि जो पोस्टपेड सर्विसेज जब से बहाल की गई है, लैंडलाइन सर्विसेज बहाल की गई, काफी हद तक ईज आउट हो गए, लोगों को अब बात करने का मौका मिला है। लेकिन अब भी बहुत से लोग हैं जो इस सुविधा से वंचित हैं, उन्हें ये सहूलत फराहम नहीं हो पा रही है, क्योंकि प्रीपेड मोबाइल फोन सर्विस जो है वो भी बात है। लेकिन पहले जो अभी जो हमें पता चला है सोर्सेज से, तो ये कहा जा रहा है कि पहले ब्रॉडबैंड सर्विस जो है उसको बहाल किया जाएगा और उसके बाद चाहे वो प्रीपेड मोबाइल फोन सर्विस हो या फिर मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज हो, उनको बहाल करने के बारे में सोचा जा सकता है। बिल्कुल मनोज, काफ़ी राहत की बात है लोगों के लिए कि जल्द ही जो है इंटरनेट सर्विसेज बहाल हो सकती है, खासतौर से स्टूडेंट्स के लिए जिनको काफ़ी दिक्कतों का सामना पेश होता है। बेहद शुक्रिया मनोज आपका। आगे बढ़ते मरकजी काबीना ने शहरियत तरमीमी बिल को हरी झंडी दिखा दी है। आज मरकजी काबीना की मीटिंग हुई जिसमें यह फैसला लिया गया। ज़राए के मुताबिक इस बिल को आइंदा हफ्ते पार्लियामेंट में पेश किया जा सकता है। शहरियत तरमीमी बिल के हवाले से शुमाल मशरक़ी रियासतों में पाई जाने वाली तशवीशात को दूर करने के लिए मरकजी हुकूमत ने वहाँ की सियासी और गैर सियासी नुमाइंदों से इस पर बातचीत भी की है। ख्याल रहे कि इससे कबल 2016 में शहरियत तरमीमी बिल को लोकसभा में मंजूर किया गया था, लेकिन राज्यसभा में यह पास नहीं हो सका था। उस वक्त लोकसभा में बिल को मंजूरी मिलने के बाद शुमाल मशरक़ी रियासतों में मुजाहरे और हंगामा हुआ था। मीटिंग के बाद प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि मीटिंग में कई बिलों को मंजूरी दी गई है, जिसमें शहरियत तरमीमी बिल भी शामिल है। अमेंडमेंट बिल इसको भी मंजूरी दी है, उसको भी इंट्रोड्यूस होने के बाद देश भर में चर्चा होगी। जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन जो किया था, पहले हमने बिल पास किया था राज्यसभा लोकसभा में, लेकिन बाद में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल पास हुआ और इसलिए अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो सेपरेट हो गए और उसी बिल में रिजर्वेशन का प्रावधान था और इसलिए अब ये बिल इररिलेवेंट हो गया, तो इसको वापस लेने का एक प्रस्ताव हो गया। दूसरा, प्रगति मैदान में जो दुनिया का एक बेहतरीन कन्वेंशन सेंटर बन रहा है, देश का सबसे अच्छा कन्वेंशन सेंटर प्रगति मैदान में बन रहा है, वहां भी उनकी जो आवश्यक सुविधाएं है वहां, उसके लिए एक थोड़ी एडिशनल जमीन स्पेशल पर्पज व्हीकल की कंपनी को देने का निर्णय हुआ है। शहरियत तरमीमी बिल पर कांग्रेस लीडर तारिक का कहना है कि धर्म की बुनियाद पर शहरियत देना गलत है और ये आईन के खिलाफ भी है। और ये एक प्रकार से इस देश के संविधान में जो व्यवस्था है उसके खिलाफ है, उसके विपरीत है और इसको कई तरह से लोगों ने इसको नकारा है और कहा है कि ये गलत होगा। भारत एक ऐसा देश है जो हम कहते हैं और सही में है, हमारे संविधान में भी ये प्रावधान है कि एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ धर्म के आधार पर अगर नागरिकता दी जाएगी तो ये मेरा ख्याल है कि गलत होगा और इस देश के भविष्य के लिए सही नहीं होगा। और मुझे विश्वास है कि बहुत सारी पार्टियाँ और विपक्ष इसका जमकर विरोध करें। उनके जो एलाइज हैं, ख़ासतौर पर नॉर्थ ईस्ट में जो पार्टियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में हैं, वो लोग उसका विरोध कर रहे हैं और नेशनल लेवल पर भी जो खबरें आ रही थी उसमें जदयू है और अकाली दल है और ऐसे तमाम दल विरोध में थे। लेकिन अब कल उनका क्या स्टैंड होगा ये कहना मुश्किल है। उन पर भारतीय जनता पार्टी अपना दबाव बनाने की कोशिश करेगी, लेकिन ये बिल अगर पास हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि
आने वाले दिनों में भारत की एकता और अखंडता के लिए चिंता का विषय है। मुल्क की कई रियासतों में प्याज 100 रुपए से 120 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है, जिसकी वजह से लोगों का बजट बिगड़ गया है। लोगों ने प्याज का इस्तेमाल बहुत कम कर दिया है। प्याज की बढ़ती कीमत से लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। दिल्ली से हमारी नुमाइंदा प्रियंका ने प्याज की बढ़ती कीमतों का जायजा लिया। सब्जियों दालों का जायका बढ़ाने वाले प्याज आजकल लोगों को आंसू दे रहे हैं। जी हाँ, प्याज के आंसू, क्योंकि प्याज के दाम जो है वो दिल्ली एनसीआर में भी अगर बात करें तो आसमान को छू रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद है आरके पुरम में और यहाँ एक रिटेल मंडी पे मौजूद यहाँ पर हम हैं। प्याज भी यहाँ पर बिक रहे हैं, पूरी मंडी है यहाँ पर। प्याज और तमाम सब्जियां अलग अलग मिलती हैं। एक महिला जो ग्राहक यहाँ पर आई है, इनसे भी पूछते हैं क्या रेट चल रहा है प्याज का। प्याज 120 रुपए किलो और 100 रुपए किलो है छोटा वाला प्याज। तो कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये? बहुत मुश्किल हो रही है, क्योंकि जहाँ डेली प्याज से ही सारी सब्जियां बनती हैं तो उसका यूज नहीं कर पा रहे। बहुत जहाँ हमें 1 किलो लेना है आधी किलो ले रहे हैं, जहाँ हमें आधी किलो लेना वहाँ 1 पाव ले रहे हैं। बहुत मुश्किल हो रही है। मतलब अभी फिलहाल कटौती ही उपाय यहाँ नजर आ रहा है। और बहुत दिक्कत आ रही है। प्याज जो है वो जो क्वालिटी वाइज भी डिपेंड करता है कि किस तरह की क्वालिटी है। ये जो छोटे प्याज आपको नजर आ रहे हैं ये 100 के हैं। जो बड़े प्याज हैं जो बेहतर क्वालिटी के हैं वो 120 के हैं। जो दुकानदार भैया उनसे पूछते भैया कितना ये क्यों महंगा क्यों लग रहा है, प्याज क्यों हो रहा है? सीजन नहीं है ना, सीजन प्याज बरसात से खत्म हो गया सारा। तो अभी और महंगे होने के चांसेस हैं। 1.5 महीने तक यही रहेगा। 1.5 महीने तक? 15 जनवरी के बाद जाके कुछ होगा। 15 जनवरी तक जो यहाँ पर शॉपकीपर हैं, जो दुकानदार हैं, वो बता रहे हैं कि इसी तरीके से दाम के बने रहने की उम्मीद है। और अगर हम बात करें मंडियों की बात करें, रिटेल मंडियों की खासतौर पर बात करें तो यहाँ पर भी जो न्यूनतम दाम है प्याज के पर केजी की बात करें तो 80-90 रुपए से शुरू ये हो रहे हैं। क्वालिटी पर डिपेंड करता है प्याज की, और 120 तक प्याज के दाम यहाँ पे जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल कुमार के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। दिल्ली के जनकपुरी और पालम इलाके में अनोखी पहल से गरीबों और कमजोर लोगों की मदद की जा रही है। यहाँ नेकी की दीवार बनाई गई है। इस दीवार पर लोग नए या इस्तेमाल किए हुए कपड़े टांग देते हैं। इन कपड़ों को जरूरतमंद लोग यहाँ से हासिल करते हैं। दिल्ली के पालम इलाके का मधु विहार और उसमें बनाई गई ये नेकी की दीवार आजकल सर्दी के मौसम में जरूरतमंद लोगों के लिए अहम किरदार अदा कर रही है। कारवां फाउंडेशन के जरिए की गई पहल पर यह दीवार करीब 1 महीने पहले शुरू हुई थी और अब ऐसी 3 दीवारें बन चुकी हैं। इस दीवार से ही अब तक 1000 से ज्यादा कपड़े जरूरतमंद हासिल कर चुके हैं। देखिए, इस कारवां फाउंडेशन ने जो नेकी की दीवार की शुरुआत की है, इसका जो जहन था, हम यहाँ पर पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं। इसमें यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं। तो जाहिर बात है, जब सर्दियाँ होती हैं तो बहुत ज़्यादा कपड़ों की ज़रूरत होती है और लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं होता है कि वो खरीद सकें अपने लिए कपड़े। तो इसलिए ही, और किसी से मांग भी नहीं सकते हैं उनकी अपनी खुददारी की वजह से। तो इसी का एक मकसद सबसे बड़ा यही था कि लोग किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। तो कपड़े साफ़ होने चाहिए, फटे नहीं होने चाहिए। दूसरे क्या, कई लोग खुददारी की वजह से गरीब होते हैं लेकिन वो कपड़े ले नहीं सकते हैं, रात के अंधेरे में ले जाते हैं। अभी हमारे रईस भाई बता रहे थे 1000, लेकिन मैं आपको डाटा बता सकता हूँ कि 2000 कपड़े जो चले गए आज 8-10 दिन में। पूरे 2 बेड पूरे भरी हुई होती थी, मैंने भेजा भी। तो ये इसीलिए रखा है कि कोई गरीब आदमी है लेकिन खुददारी की वजह से वो नहीं है। उस सर्दी के अंदर इतनी दिक्कत है कि मुझे 2 साल पहले रईस भाई ने कहा था ऐसा कोई काम करना चाहिए। सारे धर्म के लोग लेके जाते हैं। ख़ास तौर से अब हम अपने ऊपर बताएं, जो ख़ास तौर से गरीब लोग हैं, अभी तो 1 महीने से काम नहीं चल रहा है कॉलोनी में मकान बनाने का, उनको खाने के बुला लें तो कपड़े कहाँ से खरीदेंगे? तो कपड़े यहाँ से ले जाते। ठीक है, हम जानते हैं उन्हें, लेबर आदमी है, दिन में नहीं लेते, रात को ले जाते हैं। पास ही जनकपुरी इलाके के महावीर एनक्लेव में बनाई गई ये दूसरी दीवार है। खास बात यह है कि ये दीवार कपूर सोलंकी ने मुहैया कराई है और हिंदू हो या मुसलमान सभी लोग नेकी की दीवार के मामले में साथ आ रहे हैं। ये बाउंड्री जो है हमारे यहाँ पे कपूर सोलंकी साहब हैं,
ये हमारे यहाँ पे जो भाईचारा बहुत है हिंदू मुस्लिम में, तो कपूर साहब से हम लोग गए, मैं मुर्तजा अंकल हम लोग गए, उनसे हम लोगों ने प्लानिंग बताई। जो हमारे फाउंडर हैं कारवा फाउंडेशन के रईस अहमद साहब, उनके बारे में और उनके काम के बारे में जब हम लोगों ने उनको इत्तला दी तो उन्होंने बहुत अच्छा लगा। उनको ये लगा क्या नाम क्या भाई ये एक बहुत जन कल्याण का काम है। जबकि ये तीसरी दीवार पालम इलाके के बिंदापुर में है। मकामी लोग नेकी की दीवार के कदम का खैर मकदम कर रहे हैं। बिल्कुल 100% फायदा है इसमें। मैंने ये पहली तरह का इस प्रकार का जो देखा है नेकी का कारवां, ये अपनी लाइफ में पहली बार मैं देख रहा हूँ, तो इससे मैं उत्साहित हूँ, बहुत खुश हूँ कि वास्तव में ये एक गरीब इंसान के लिए जिनके पास में कपड़ा मुनासिब नहीं है, उनके ज़रूरतमंदों को ये यहाँ से कपड़ा मिल जाता है। नेकी की दीवार पर टंगे कपड़ों को पहले धोया जाता है और फिर प्रेस करके रखा जाता है। देखा जाए तो नेकी की दीवार जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए आगे आने का एक तरीका है जिसमें हर कोई शामिल हो सकता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले सुर्खियां। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में आईटीबीपी कैंप में जवान की फायरिंग, मौके पर 7 जवानों की मौत, 2 जवान जख्मी। साध्वी के मुतनाज़ा बयान का मामला, भोपाल में कांग्रेस ने किया बीजेपी दफ्तर का घेराव, प्रज्ञा को बीजेपी से निकालने की मांग। छत्तीसगढ़ के साबिक वज़ीर आला रमन सिंह की सिक्योरिटी में की गई तखफीफ, प्रोटेक्शन रिव्यू ग्रुप में बड़ा फैसला, रियासती हुकूमत ने सिक्योरिटी में किया बदलाव। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में एक आईटीबीपी जवान ने अपने ही साथियों पर गोलियां बरसा दी, जिसके नतीजे में 7 जवानों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 जवान जख्मी हुए हैं। हादसे की आईजीपी सुंदरराज ने तस्दीक की है। जख्मी जवानों को खुसूसी तैयारे से रायपुर ले जाया गया। दोनों जख्मी जवानों की हालत नाजुक है। वाकया आईटीबीपी कैंप का है। बताया जाता है कि मुतल्लिका जवान छुट्टी नहीं मिलने से नाराज था। कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने मुल्क में मईशत की बिगड़ती हालत पर तशवीश का इजहार किया है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि मरकजी हुकूमत ने आज तस्लीम कर लिया कि जीडीपी का फायदा जिस तरीके से मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है। वहीं दिग्विजय सिंह ने कहा कि मरकजी हुकूमत को भी अपने अखराजात कम करने चाहिए। बैरून मुल्क जाकर हाउडी मोदी जैसे प्रोग्राम पर भी ध्यान देना चाहिए। आज केंद्र सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है कि जो उन्हें उम्मीद थी जीएसटी के रेवेन्यूज से, उससे बहुत कम जीएसटी वसूल किया गया है और रिफंड का आउटफ्लो भी अधिक है, जिसकी वजह से राज्यों का जो अधिकार था, राज्यों का हिस्सा था, वो सरकार नहीं दे पाएगी। पहले से ही 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को पत्र लिखकर मांग की थी कि उनके हिस्से का धन जो है, राशि जो है, अगस्त से उन्हें नहीं मिल पाई है, वे तत्काल रिलीज करें। अब जो संकट केवल कुछ राज्यों पर था, अब तो और ज्यादा सभी राज्यों पे हो गया है और स्वाभाविक है कि शायद दिसंबर जनवरी की तनख्वाह बांटने में भी राज्यों को दिक्कत आ सकती है। मैं प्रधानमंत्री जी से इतना ही अनुरोध करूंगा कि ये फिजूल खर्ची करना बंद करें और फिजूल खर्ची बंद करना चाहिए। विदेशों में बड़े बड़े हाउडी बंद करना चाहिए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में प्याज रिकॉर्ड तोड़ कीमत पर फरोख्त हो रहा है। मंडियों में प्याज 100 से 120 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। प्याज की कीमत में इजाफे से दुकानदार और खरीदार दोनों परेशान हैं। ग्वालियर में प्याज आज रिकॉर्ड तोड़ भाव पर पहुंच गया है। ग्वालियर की थाटीपुर मंडी में प्याज इस वक्त 120 रुपए किलो के आसपास बिक रहा है। यही वजह है कि इस बार सीजन का सबसे महंगा प्याज
व्यापारियों के लिए भी परेशानी बना हुआ है। बाबा आप ही बताइए कि प्याज क्या रेट में लाए और क्या स्थिति चल रही है? 80 रुपए किलो लाए सर जी। और क्या भाव बेचा जा रहा है? 110, 120। मतलब प्याज की ये महंगाई पहली बार है इतनी? हाँ सर जी, पहली बार आए, इतनी महंगी थी नहीं। 100 के पार पहली बार भाव पहुंचा। आप ही बताइए कि क्या स्थिति बन रही है? आप लोग प्याज देख, प्याज का ये देख के बन नहीं, जो आज हम 1 महीना पहले अगर हम 2 किलो प्याज हफ्ते में 2 किलो प्याज खाते थे, वो आधा किलो पे आ गए हैं। कहाँ 20 से 25 रुपए किलो प्याज बिकती थी, आज वो 100 और 120 रुपए किलो प्याज बिक रही है। इसकी वजह से घर का सब्जियों का बैलेंस बिगड़ा हुआ है। आप बताइए कि प्याज जो है कितना महंगा हो रहा है? अब 120 रुपए किलो हो गया। 120 रुपए किलो है, बहुत महंगा प्याज है और घर पे ले जाना भी बंद कर रखा है प्याजों का। और इन चीजों के लिए प्याज अगर प्याज खरीदते हैं तो और भी कोई सामान घर का गृहस्थी का कोई भी सामान नहीं खरीद सकते। आप बताइए कि प्याज कितना महंगा पड़ रहा है आप लोगों के लिए? प्याज पहले तो बड़े आराम से खा रहे थे, लेकिन अब बहुत दुश्वार हो रहा है खाना। इसके लिए सरकार कुछ नहीं सोच रही है और बस बड़े बड़े वादे और प्याज और बहुत खाना परेशान है हम लोग। तो प्याज के बढ़ते दामों ने कहीं न कहीं जायका बिगाड़ दिया है। लोगों का यही कहना है कि सरकार को प्याज के बढ़ते दामों को लेकर कुछ सोचना चाहिए। कैमरामैन अशोक के साथ सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।